मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का टॉपिक है भाषा विकास की अवस्थाएं या स्टेजेस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता ही है कि बालकों का भाषा विकास एकाएक नहीं होता, यानी यह एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसके कई सारे स्टेजेस हैं, कई सारे स्टेप्स हैं। वैसे जन्म के बाद जो फर्स्ट क्राइंग होती है उसको हम भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था मानते हैं, किंतु इस समय उसे शिशु को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि जो उसका ये क्रंदन है या ये रोना है वो किस कारण से है। और बालकों का जो वास्तविक भाषा विकास है वो हम तब से मानते हैं जब वह खुद या स्वयं द्वारा जो उच्चारित शब्दों का अर्थ समझ सके तथा शब्दों का व्यक्तियों तथा वस्तुओं से संबंध जोड़ सके। अतः भाषा का जो बालकों की जो भाषा विकास है उसकी अवस्थाओं को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है बोलने की तैयारी, फिर है आकलन शक्ति का विकास, तीसरा है शब्द प्रयोग, चौथा है वाक्य प्रयोग और पांचवा है शुद्ध उच्चारण। पहली जो स्टेज है वो है बोलने की तैयारी या प्रिपरेशन फॉर स्पीच। जो भाषा विकास की प्रारंभिक जो अवस्था है उसको हम बोलने की तैयारी कहते हैं। यह अवस्था जन्म के बाद से स्टार्ट होकर 13 से 14 मंथ तक रहती है और भाषा विकास की इस प्रक्रिया के दौरान जो बच्चा है वो क्रंदन द्वारा मतलब रोकर, बबलाहट द्वारा और हाव भाव द्वारा अपनी वाणी को प्रकट करने का प्रयास करता है। यानी पहला क्या हुआ, उसकी पहली जो भाषा है वो है क्राइंग या क्रंदन। और प्रत्येक जो भी सामान्य शिशु है उसके जीवन का स्टार्ट ही क्राइंग से होता है, यानी क्रंदन को ही भाषा विकास की प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। और बालकों की यह क्रिया एक रिफ्लेक्स एक्शन होती है, यानी सहज क्रिया होती है, यानी इसका बालक से कोई बौद्धिक या संवेगात्मक संबंध नहीं होता है। और जन्म के बाद जो प्रथम क्रंदन जो कि एक प्राकृतिक क्रिया है उसको हम पहला स्टेप कहते हैं। और जन्म के बाद प्रथम जो 2 सप्ताह होते हैं तक उस टाइम तक भी जो बालक का जो रोना होता है वो उद्देश्यहीन होता है और इर्रेगुलर होता है, बिल्कुल अनियमित होता है। लेकिन आयु वृद्धि के साथ साथ जो शिशु है उसका जो क्रंदन है उसकी आवश्यकताओं से जुड़ता जाता है। और 3-4 सप्ताह का जो शिशु होता है उसके क्रंदन से ये स्पष्ट होने लगता है कि वह या तो भूखा है या उसको कोई पीड़ा है या सपोज कोई गीला हुआ है, वो उसके वस्त्र या बिस्तर गीला हो गया है इसलिए वो रो रहा है। और जन्म के पश्चात 2 सप्ताह तक जो शिशु का क्रंदन जो कि निरर्थक होता है, लेकिन 2 सप्ताह बाद शिशु का जो क्रंदन है वो किसी न किसी परिस्थितिवश हो जाता है, परिस्थिति जन्य हो जाता है। और शिशु क्रंदन के जो उसके बहुत सारे आंतरिक और बाहरी कारण होते हैं, जैसे भूख लग रही है या कोई पीड़ा है या कोई थकान या कोई गीले वस्त्र या कोई तेज ध्वनि भी होती है उससे भी रोने लग जाता है शिशु, तीव्र प्रकाश हुआ या कोई डर हो गया उसको, इन सब चीज़ों से भी वो पहला अपना जो संदेश देता है वो क्राइंग के द्वारा देता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है उसके रोने के जो कारण है उसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। जैसे 3-4 माह का बालक अपने आसपास के जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति को समझने लगता है, यानी उसका जो क्रंदन होता है वो ध्यान आकर्षण के लिए, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी होने लगता है। फिर जैसे 4-5 माह पर जो शिशु होते हैं वो अपरिचित व्यक्तियों को देखकर रोने लगते हैं। 6-7 माह का जो शिशु होता है अपनी प्रिय वस्तु छीन लेने पर रोते हैं। और यदि उनकी इन क्रियाओं में कोई भी बाधा उत्पन्न होती है तो भी वो रोने लगते हैं।
1 वर्ष का जो बालक है वो भय से, अपरिचित व्यक्ति से या परिस्थिति से, या कई बार कसे हुए कपड़े पहना दें उसको, हम टाइट कपड़े हैं उसके, या भूख का प्यासा है या पीड़ा है, कोई उसको दर्द हो रहा है, तो उस स्थिति में रोता है। जो ये बालक अन्य बालकों की तुलना में अधिक रोते हैं, वो रोने को अपनी आवश्यकता की पूर्ति का साधन समझते हैं। जैसे कई बालक होते हैं जो कि हर चीज़ अपना रोने से करवाना चाहते हैं, और रोने के साथ साथ उसमें कई और शारीरिक क्रियाएं भी जुड़ती जाती है, जैसे हाथ पांव पटकना, शरीर को पलटना, है ना, ये चीज़ें रोने के साथ जुड़ती जाती हैं। और जो बहुत अधिक जो रोना होता है वो हर स्थिति में शिशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अतः जब शिशु भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दे तो उसके रोने में कमी आ जानी चाहिए। यानी जब वो खुद बोलकर अपनी बात कह रहा है तो यानी अब उसको रोना नहीं चाहिए या कम चाहिए। और इसी से उसकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास प्रभावित होते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है बालक के रोने में भी कमी आ जाती है। और जब बालक करीब 5 वर्ष का लगभग हो जाता है तो उसको बिल्कुल अनावश्यक रोना बंद कर देना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए उसका। फिर रोने के बाद दूसरा है बैबलिंग या बबलाना। जैसे आयु वृद्धि के साथ साथ बच्चों का रोना कम हो जाता है, उसके स्थान पर अब क्या करता है जो शिशु, वो अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालने लगता है। और ये जो अस्पष्ट ध्वनियाँ होती हैं इसको हम बबलाना कहते हैं या बैबलिंग कहते हैं। और इस बबलाना की जो प्रक्रिया से ही बालकों में शब्द उच्चारण का विकास होता है। जैसे पहले माह के अंत में ही बालक कुछ सरल सी ध्वनियाँ निकालने लगता है। स्पष्ट बबलाहट तो 2 महीने की आयु से स्टार्ट हो जाती है और लगभग 1.5 वर्ष की आयु तक रहती है। और बबलाने से ही जो उसका जो लैरिंग्स होता है, स्वर यंत्र होता है, वो परिपक्व हो जाता है। जो बबलाना क्या है, मतलब जो वास्तविक अवस्था होती है, प्रारंभिक जो अवस्था होती है बबलाने की, उसमें एक ही ध्वनि को वो रिपीट करता रहता है। जैसे प्रारंभ में जो बालक होता है वह स्वरों को और फिर बाद में व्यंजनों को उच्चारण करने लगता है ना। ध्वनियों का उच्चारण बालक क्या है, अन्य लोगों के द्वारा जो बोली गई है उन शब्दों को बोले जाते हैं जो शब्द उनको सुनकर करता है। जैसे स्वर दोहराता है तो उसे बहुत आनंद आता है। जैसे शब्द स्वर कौन से, जैसे बा, भा, पा, जैसे पा 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 ऐसे बोलने लगेगा, बा 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 ऐसे बोलेगा, पा पा पा, ऐसे अलग अलग स्वर को दोहराता है। और फिर बाद में यही शब्दों को बाद में इन्हीं से कैसे बोलता है, बा बा, मामा, नाना, पापा, इस तरह से वो शब्दों का विकास उसका होता है। और जो बबलाने की जो क्रिया है वो जो अनुकरण, जो इमिटेशन होता है उस पर बेस्ड होती है। मतलब बालक अपने जो माता पिता या आसपास रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो भी शब्द बोले जाते हैं उन शब्दों का निरंतर अनुकरण करता है और फिर स्वयं भी उन्हीं ध्वनियों को दोहराता है। और धीरे धीरे कंडीशनिंग या संबद्धता के आधार पर इन शब्दों का अर्थ भी समझने लगता है। फिर तीसरा आता है हाव भाव या जेस्चर्स। हाव भाव का मतलब क्या है कि अपनी विभिन्न जो शारीरिक अंगों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना या प्रदर्शित करना। बालक के जो भाषा विकास में जो जेस्चर्स होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। बालकों द्वारा हाव भाव का प्रदर्शन भाषा के एक सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है कि जब बच्चा बोलता है हाव भाव की उत्पत्ति जैसे जो बबलाता है ना उसके साथ ही चालू हो जाती है। जैसे अपने हाव भावों का प्रदर्शन वो मुस्कुरा कर करेगा, हाथ फैला कर करेगा, उंगली दिखाकर या मूक भाषा में व्यक्त करता है ना। अतः बच्चों के लिए हाव भाव विचारों की अभिव्यक्तियों का एक आसान सा रास्ता हो जाता है शब्दों के स्थान पर जिसको वो यूज़ करता है। जैसे खुश है तो वो मुस्कुराएगा, है ना। और हाव भाव का प्रदर्शन जो है बड़े बालकों द्वारा भी किया जाता है ऐसे, किंतु बच्चों और बालकों के हाव भाव का जो ये प्रदर्शन है, जेस्चर्स हैं, उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। जो बच्चों का जो प्रदर्शन जो होता है वो एकदम साइलेंट होता है, मूक होता है, जबकि बालकों का जो प्रदर्शन होता है शब्दों के उच्चारण के साथ साथ
उनके अनुसार होता है। जैसे जैसे बालक के भाषा का विकास होता जाता है, हाव भाव का प्रदर्शन कम होता जाता है। तो शिशु के जीवन में हाव भाव यानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हाव भाव के अभाव में शिशु अपने आवश्यकताओं का ज्ञान वयस्कों को नहीं करा सकता, अपनी बात नहीं समझा सकता। क्योंकि जैसे रो रहा है तो वो कई बार किसी चीज़ को चाहने के लिए रो रहा होता है या ध्यान आकर्षण के लिए रो रहा होता है, वो भेद उसका हाव भाव के द्वारा होगा। या वो मुस्कुरा रहा है तो किस कारण से मुस्कुरा रहा है, उसके साथ अगर वो हाव भाव जोड़ देगा तो वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। भाषा विकास के साथ हाव भाव में कमी आ जाती है। जैसे जैसे उसको शब्द नए नए मिलते जाते हैं, विकास होता रहता है, नई चीज़ सीखता जाता है, उच्चारण स्पष्ट होने लगते हैं, तो वो हाव भाव के प्रयोगों को कम कर देता है। हालांकि ये पूर्णतः कभी भी समाप्त नहीं होते। हम भी वयस्क जो हैं, बड़े हैं, वो भी अपने शब्दों के साथ हाव भाव का प्रयोग कर कर ही अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, आसानी से दूसरों को अपनी बात को समझा पाते हैं, हाव भाव का या जेस्चर्स का प्रयोग कर कर।